अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आज जो है हम हेमाटोलॉजिकल सिस्टम का जो है पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एंटीप्लेटलेट्स और कुछ और ड्रग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो ड्रग है वो है एंटीप्लेटलेट्स। एंटीप्लेटलेट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकती है, क्लम्पिंग को रोकती है। जो कि फर्स्ट स्टेप होता है थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन का। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा है, वहाँ के सेल्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है बीच में। अब जिस्म के किसी भी हिस्से के सेल जो है वो डैमेज हो गए, इंजर्ड हो गए या किसी भी किस्म की इंजरी है, वहाँ से खून बहना शुरू हो गया है। जब खून बहना शुरू हो गया है तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लॉट फॉर्मेशन का, वहाँ पर खून को जमाने का, ताकि खून मज़ीद बहे नहीं। तो वो काम कौन करवाता है? वो करवाता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स सबसे पहले भागे भागे, मिसाल ये प्लेटलेट्स हैं, ये आपके क्या हैं? प्लेटलेट्स हैं। ये भागे भागे आएंगे उस इंजरी वाले साइड पे, ताकि क्या हो? वहाँ पर क्लम्पिंग हो। इस तरह की क्लम्पिंग, मिसाल के तौर पर ये है, यहाँ पर आके इस तरह क्लम्प बना सके, मिलजुल कर बैठ सके, एक गुच्छा बना सके। इसको कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन या क्लम्पिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है क्लोट फॉर्मेशन का। यानी जब भी कोई क्लोट बनेगा तो इस तरह सबसे पहले प्लेटलेट्स आएंगे, एक लाइन के मतलब एक लाइन से आएंगे और एक जगह पे जम गट्टा बना देंगे, यहाँ पर जमा हो जाए। फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सेकेंड स्टेप में फिब्रिन जो होता है, फिब्रिन वो इस क्लम्प के आर पार निकल जाता है। मतलब इसके अंदर एक नेटवर्क बन जाता है, वो इसके ऊपर चिपक जाता है ताकि एक मजबूत क्लॉट बने। तो ये आपका टू स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें क्लॉट बनता है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपके क्या होता है कि फिब्रिन आता है और उस क्लॉट पर चिपक जाता है, ठीक है। अब ये कैसी ड्रग्स हैं कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्रिवेंट करती है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। इस प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकती है, यानी ये जो क्लम्पिंग बन रही है ना, इसको रोकती है। ये ऐसी ड्रग्स होती है। अब ये क्यों इस्तेमाल होती है? इसलिए इस्तेमाल होती है कि भाई किसी पेशेंट में अगर एम आई मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, यानी हार्ट अटैक, उसको चांसेस है कि उसको हार्ट अटैक हो, तो हम उसको ये दे रहे होते हैं। या कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोई थ्रोम्बस बन गया है और वो आपकी सर्कुलेशन में घूम रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसकी एग्रीगेशन को, या जो इंजर्ड साइट है वहाँ की एग्रीगेशन को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए एंटीप्लेटलेट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए, दे आर प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट आर्टेरियल क्लॉट्स। जो आर्टरीज में क्लॉट्स बन रहे होते हैं उसको ख़त्म कर रहा होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्लास दी, फिर मैकेनिज्म और इफेक्ट किस तरह, कौन सी क्लास का मैकेनिज्म किस तरह है और इफेक्ट क्या है। सबसे पहले इन्होंने दी है एस्पिरिन, या इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, साइक्लिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड, सॉरी। अब ये क्या करती है? एस्पिरिन इनहिबिट करती है COX, एक एंजाइम होता है जो कि क्या कर रहा होता है? प्रोड्यूस कर रहा होता है TXM। यहाँ पर एक पेज पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, चलो। एस्पिरिन क्या कर रहा होगा? ये इनहिबिट कर रहा होगा, रोक रहा होगा किस चीज़ को? COX, इसको रोक रहा होगा, COX1 को, सही है। अब ये COX क्या है? एक एंजाइम है। अब इसका काम क्या है? इस एंजाइम का क्या काम है कि ये एक किस्म का कंपाउंड, या जिसे हम कहते हैं TXA, ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये एंजाइम, ठीक है, ये वाला एंजाइम। अब जब ये प्रोड्यूस करता है तो ये क्या कर रहा होता है? ये सीधी सीधी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे ना। तो TXA क्या करेगा कि प्लेटलेट्स एक्टिवेशन जो होती है, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन, एक्टिवेशन को इंक्रीज कर रहा होता है या एक्टिवेट कर रहा होता है प्लेटलेट्स को, कि भाई आप एग्रीगेट करें, आप उस इंजरी वाली साइड पे जाएं और वहाँ पर क्लम्पिंग बनाएं। ये काम कौन करवा रहा होता है? ये काम करवा रहा होता है COX, एक एंजाइम होता है जो कि TXA को प्रोड्यूस करता है, और ये TXA प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवाता है। अब एस्पिरिन जो ड्रग है वो काम क्या करती है? वो सीधा सीधा जाके ब्लॉक कर देती है किसको? COX1 को। जब इसको ब्लॉक कर दिया, COX1 को, एंजाइम को,
जो कि TXA बनाती है। तो TXA बनेगा? नहीं बनेगा। जब TXA ही नहीं बनेगा तो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होगी? नहीं होगी। तो इस तरह जो है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोका जाता है। ये हमारे एस्प्रिन का जो है पाथवे है, हमने वो पढ़ लिया कि एस्प्रिन किस तरह काम कर रहा होता है। मैकेनिज्म क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिट COX एक एंजाइम है जो कि TXA को एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बोक्सेन A2 सिंथेसिस करता है, जो कि अब ये चीज़ क्या कर रही होती है? एक्टिवेशन करवा रही होती है प्लेटलेट्स की। अब जब इनहिबिट कर दिया COX1 को तो थ्रोम्बोक्सिन ही नहीं बनेगा और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रिवेंट्स प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ और ड्रग्स हैं, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रेलर, ठीक है, इस तरह की कुछ और ड्रग्स हैं जो कि क्या कर रही होती है? इनहिबिट P2Y12 ADP रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या है? ये प्लेटलेट है, सही है। इस प्लेटलेट के ऊपर एक किस्म का रिसेप्टर होगा। ये रिसेप्टर ले लेता हूँ, ये इसके ऊपर है, ठीक है, प्लेटलेट के ऊपर है, ये प्लेटलेट है। अब इस रिसेप्टर का नाम है P2Y12। अब क्या होता है कि एडीपी वैसे नॉर्मली एडीपी एडीपी ये नॉर्मली आके इसके साथ बाइंड हो जाती है। जब ये इसके साथ बाइंड हो जाती है तो ये इस प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देती है, सही है। जब इस प्लेटलेट को एक्टिवेट करती है तो ये एग्रीगेशन करवाती है इसकी वजह से, सही है। जब इसको एक्टिवेट कर दिया, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर दिया, तो लाजमी बात है कि क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। तो ये वैसे नॉर्मल हालत में जब एडीपी आता है P2Y2 जो कि एक रिसेप्टर है, किस पे लगा होता है? प्लेटलेट्स के ऊपर लगा होता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, तो इस तरह क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन ये जो ड्रग है क्लोपिडोग्रिल, ये जो क्लास है क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रेलर, ये क्या कर रही होती है कि इनहिबिट P2Y12 एडीपी रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स। इस प्लेटलेट को जो है क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी, यानी इस पे एडीपी आके नहीं लग सकेगा। जब ये नहीं लग सकेगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या क्लोट बनेगा? क्लोट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस तरह ये क्लास क्या कर रही होती है? क्लोट की फॉर्मेशन को रोक रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। डाइपायराडामोल, अब ये कौन सी ड्रग है? ये इसका क्या मैकेनिज्म है, ये हम देख रहे होंगे। देखते हैं कि क्या सीन है इसका। अच्छा, इसका सीधा सीधा एक रोल होता है कि भाई इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, और इसकी वजह से जो CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक किस्म का मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लेटलेट के अंदर पाया जाता है, उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से इनहिबिट प्लेटलेट फंक्शन हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि भाई ये जो डाइपायराडामोल है ये इनहिबिट करता है PDE एंजाइम को, जिसकी वजह से कैंप लेवल जो है CAMP लेवल इनसाइड द प्लेटलेट्स वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब ये कैंप लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये क्या करता है? प्लेटलेट की एक्टिवेशन को रोक देता है। अब प्लेटलेट एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है। ये क्या किया? डाइपायरामिडोल ने इनहिबिट किया फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, एक एंजाइम है जिसने कैंप, मिसाल ये प्लेटलेट है, सही है, एंजाइम है PDE, सही है। अब इसका काम क्या होता है कि भाई ये अंदर का जो कैंप है CAMP, इसको कम करना, कम से कम रखना ताकि प्लेटलेट एक्टिवेट हो। अब ये डाइपायरामिडोल जो ड्रग है ये क्या करता है? इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, रोक देता है। जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है तो कैंप जो लेवल है, CAMP का जो लेवल है, वो प्लेटलेट के अंदर इंक्रीज हो जाता है। जब प्लेटलेट के अंदर ये इंक्रीज हो जाता है तो ये एक इंडिकेशन होती है, या जिसकी वजह से प्लेटलेट जो होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी एक्टिवेशन को रोक देती है। इस तरह ये काम करती है, सही है। इसकी बात पे ये है।
वाजोडायलेशन एंड रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, सीधी सीधी बात है। अब अच्छा जी, अब चौथी जो क्लास है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर्स। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर्स, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a हैं, ये कुछ टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो कि सरफेस पे लगे होते हैं, किसके, प्लेटलेट के सरफेस पे लगे होते हैं। सही है। अब इनका काम क्या होता है, मिसाल ये आपका प्लेटलेट है, ये आपका प्लेटलेट है, इसके ऊपर ये यहाँ पर लगे होंगे, एक दो। अब इनका काम ये होता है कि जब भी इंजरी हो गई, ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2a3b इनहिबिटर है, इनके ऊपर आके फिब्रिनोजिन लग जाता है, जो कि एन के मतलब आखिर में फिर क्या होता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होके क्लम्प बना या क्लॉट बना देता है वहाँ पर, जो कि एक मुकम्मल क्लॉट होता है। इसका काम ये होता है। अब इसमें ये जो ड्रग है, ये काम क्या करता है, ब्लॉक 2b3a रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट सरफेस। जब ये रिसेप्टर ही इनहिबिट हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके ऊपर आके फिब्रिन नहीं लगेगा। जब फिब्रिन नहीं लगेगा तो मुकम्मल क्लॉट नहीं बनेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई एक क्लॉट मुकम्मल कैसे होता है। एक क्लॉट मुकम्मल तब होता है कि ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, आप ले लें कि ये बहुत सारे प्लेटलेट्स हैं और एक जगह पे जमा हो गए हैं जहाँ पर इंजरी हो गई है, वेयर इंजरी अकर्स। अब क्लम्पिंग तो हो गई है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, लेकिन अब ये कंप्लीट क्लॉट नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप सिर्फ हो गया बस। कंप्लीट क्लॉट बनने के लिए इसको फिब्रिन जो फिब्रिन है वो आएंगे और इसके ऊपर एक मैश नेटवर्क बनाएंगे, इसके ऊपर चिपक जाएंगे ताकि एक मुकम्मल क्लॉट बने और वो मजबूत क्लॉट हो। तो वो काम क्या करता है कि इनके सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं 2b3 ये रिसेप्टर्स, उन पे फिब्रिनोजिन आके लग जाता है और फिब्रिन में कन्वर्ट होके एक मुकम्मल क्लॉट बना देता है। और फिब्रिन जो है इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना देता है, फिब्रिन इस तरह के धागे इसके अंदर लग जाते हैं। तो एक मुकम्मल एक मजबूत क्लॉट हुआ कि नहीं हुआ, अब ये एक मजबूत क्लॉट है। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो क्लॉट सही तरीके से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इस ड्रग में, ये ड्रग जो है इसका मैकेनिज्म ही क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है, सॉरी, इनको इनहिबिट या ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग होती है या प्लेटलेट्स की जो क्लॉट होती है, होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, प्रिवेंट्स फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई एक मजबूत क्लॉट के लिए फाइनल पाथवे क्या होता है, फाइनल वहाँ पर फिब्रिन में आना होता है, लेकिन वो इसने ब्लॉक कर दिए तो क्या प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग या प्लेटलेट्स की क्लॉटिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सही है। इसी तरह एक है सेलोस्टाजोल। अब इसका भी काम जो है इसका ये डाइपायराडामोल की तरह ही होता है। ये क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 3, वहाँ पर सिर्फ सिंगल था, यहाँ पर टाइप 3 एंजाइम है जो कि क्या, PDE3 इनहिबिटर। अब PDE3 भी क्या कर रहा होता है कि कैम्प के लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इसको कम कर देंगे या इसको इनहिबिट कर देंगे तो CAMP जो है उसकी तादाद प्लेटलेट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी कैम्प की, इसकी, सही है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाती है, प्लेटलेट्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह आपका जो क्लॉट है या जो क्लॉट बन रहा होता है या क्लॉट जो है वो रुक जाता है और क्लॉट बनना उसी मरहले पे ख़त्म हो जाता है। सही है। इंक्रीज कैम्प काज वाजोडाइलेशन एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट। बस ये बात है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली और डिटेल में पढ़ी है बिल्कुल। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की पॉइंट्स। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है कि भाई ये जो ड्रग है वो किस तरह आपके जिस्म से गुजर रही होती है, कि व्हाट बॉडी डज टुवर्ड ड्रग, किस तरह हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही होती है। फार्माकोकाइनेटिक में हम यही पढ़ रहे होते हैं ना। तो कि हाँ, कौन से राउट से लिया, किस तरह एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ से एलिमिनेट हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। अच्छा, तो सबसे पहले जो एस्प्रिन यहाँ पर दिया हुआ है, उसका राउट क्या है, ओरल है, सही है। ऑनसेट रैपिड, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने है ही कुछ नहीं। ड्यूरेशन 7 से 10 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, सही है। अच्छा,
तो इसी तरह क्लोपिडोग्रेल है, क्लोपिडोग्रेल में क्या होता है, ये भी ओरल ही है। और इसके अलावा इसका जो ऑनसेट है वो रैपिड नहीं है, वो स्लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेपाटिक एक्टिवेशन यानी लिवर की एक्टिवेशन ज़रूरी है, वहाँ से कुछ कंपाउंड्स होंगे जो कि इस ड्रग को मदद करेंगे, या जो प्लेटलेट्स की जो क्लॉटिंग है उसमें मदद कर रहे होंगे ताकि वो रोक सके। तो ये स्लो होता है। इरिवर्सिबल प्लेटलेट्स लाइफ स्पैन, सही है। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर, अब ये इनहिबिटर इंट्रावेनस देंगे, एक्शन इमीडिएट होगा, जल्दी से डायरेक्ट होगा, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट रिवर्सिबल, शॉर्ट टाइम के लिए होगा और रिवर्सिबल है, यानी अ, उसके बाद वो अपने नॉर्मल हालात में आ जाता है जो खून होता है। थेराप्यूटिक यूजेस, अच्छा हम ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? लाजमी सी बात है किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए या किसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि भाई ये चीज़ इसको इन फ्यूचर ना हो। तो सबसे पहले जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई। एमआई सबसे ख़तरनाक चीज़ है, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉट बन जाता है कभी कभार, या जो क्लॉट बना होता है आर्टरीज में वो जाके कोरोनरी आर्टरी में डिस मतलब अटक जाता है, और वहाँ पर ब्लॉकेज बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है इसको प्रिवेंट करने में हमें मदद कर रहा होता है कि भाई ये ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो क्लॉटिंग को रोकती है। तो अगर क्लॉटिंग को रोकती है, क्लॉट ही नहीं बनेगा तो जाके वो वहाँ पर अटकेगा नहीं, कोरोनरी आर्टरी में अटकेगा नहीं, जिसकी वजह से एमआई के चांसेस बहुत ज़्यादा लो होते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पर है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है कि भाई जो क्लॉट है या जो थ्रोम्बस है वो दिमाग के किसी भी आर्टरी में, या आपका ब्रेन है वहाँ की कोई भी आर्टरी है वहाँ पर ब्लॉकेज बन गई, तो इसे क्या कहते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक। अब इसको प्रिवेंट करनी है ताकि भाई ये जो दिमाग में आर्टरी है वहाँ पर कोई ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। यूज्ड आफ्टर स्टेंट प्लेसमेंट। अब स्टेंट प्लेसमेंट क्या है? भाई आपने अक्सर देखा होगा कि कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाती है, अक्सर हम ले जाते हैं एंजियोग्राफी करवाते हैं, तो उसके बाद हमने क्या करवाना होता है, एंजियोप्लास्टी करवानी होती है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि एक स्टेंट होता है जो कि फेमोरल आर्टरी या आपके रेडियल आर्टरी के थ्रू वो ले जाते हैं आपके हार्ट तक, और हार्ट के बाद कोरोनरी आर्टरी में वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और वहाँ का जो वेन है या जो आर्टरी है उसकी डायमीटर को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब डायमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, ब्लड फ्लो की वजह से एमआई के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। लेकिन जबकि स्टेंट जो है वो एक बाहर से आई हुई चीज़ है, क्या पता प्लेटलेट जो है वहाँ की तरफ एग्रीगेट करे या एग्रीगेशन शुरू करे, वहाँ पर क्लॉट बन सकता है। इसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, अ, ये एंटीप्लेटलेट्स दे रहे होते हैं ताकि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या चीज़ें वो प्रिवेंट हो सके। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई सिंड्रोम है, यानी हफ्ते से या 2-3 दिन से आपको दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसे पता चला कि भाई कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गई है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें भी हम दे रहे होते हैं ताकि भाई वो जो क्लॉट है वो जो बन गया है उसको ख़त्म करने में हमें हेल्प मिले और वो ख़त्म हो के मरीज़ सेहतयाब हो जाए। पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज़, पेरिफेरल आर्टरीज मतलब ये इंसान है, ये जो आसपास आर्टरीज गई हुई ना, लेटरल पाँव में, टांग में, और पाँव में, टांग में कह रहा हूँ, टांग में, इसके अलावा हाथों में, ताकि यहाँ पर जो क्लॉट बना है, यहाँ पर जो क्लॉट बनने जा रहा है उसको ख़त्म कर सके। अच्छा, एस्पिरिन का जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लीडिंग, टिनिटस। टिनिटस कान में जो घंटी की आवाज़ आती है, वो वाली आवाज़ जो होती है उसे टिनिटस कहते हैं, और वो एस्पिरिन की ओवरलोड या उसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो टिनिटस है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक इरिटेशन क्यों हो रही होती है एस्पिरिन में? क्योंकि जो COX-1 जो एंजाइम है जो कि एस्पिरिन इनहिबिट करता है, और COX-1 एंजाइम क्या पैदा कर रहा होता है? PXA, ठीक है। अ, अब COX जब इनहिबिट होगा, जब कम होगा, जिसकी वजह से एसिड जो है वो बढ़ेगा।
जब वो बढ़ेगा, क्योंकि COX एक ऐसे एंजाइम है जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जो लाइनिंग है, म्यूकोज़ल लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है COX एंजाइम। लेकिन अब जब COX की कमी हो गई है तो एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी और इरिटेशन होगी आपको और हार्ट बर्न होगा। तो ये सारी चीज़ें एस्पिरिन में आती है। क्लोपिडोग्रेल की अगर हम बात करें तो क्लोपिडोग्रेल में ब्लीडिंग जो है वो कॉमन है, लाज़मी सी बात है। ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, उसके अलावा डायरिया हो सकता है। अब डायरिया क्यों हो सकता है? डायरिया इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये जो क्लोपिडोग्रेल जो ड्रग है वो अम, जो कि जीआईटी की लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करती है। जब उसको इरिटेट करेगी तो ये जो मसल है इनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो बाउल मूवमेंट हो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको डायरिया के चांसेस हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर जो है वो क्या काम कर रहे होते हैं? इसमें सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और हाइपोटेंशन हो सकता है। अच्छा, ये सीधी-सीधी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और डायपैरासिटामोल में हेडेक, डिज़ीनेस। अब हेडेक क्यों होता है डायपैरासिटामोल में? क्योंकि डायपैरासिटामोल जो है एक स्ट्रॉन्ग वाज़ोडायलेटर है। जब वो वाज़ोडायलेशन होती है तो ब्लड फ्लो वहाँ पर एक रश हो जाता है, एक एक रश करता है उस जगह पर। सर सर मतलब अगर ब्रेन में ब्लड जा रहा है, वहाँ पर वाज़ोडायलेशन हो गई है तो रश के साथ वहाँ पर ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से एकदम आपको दर्द महसूस होने लगेगा। और उसके अलावा डिज़ीनेस भी होगी, आपको चक्कर आने लगेंगे क्योंकि जो वाज़ोडायलेशन होगी तो जिसकी वजह से बीपी वो गिरेगा। जब बीपी गिरेगा लाज़मी सी बात है आपको चक्कर आना जो होगा वो एक नॉर्मल इंडिकेशन है यहाँ पर। अब इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब-कब हम अम, ये नहीं देते हैं। एक्टिव ब्लीडिंग, ज़ाहिर-सी बात है ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर आपने एंटी प्लेटलेट्स दे दिए। पहले से ब्लीडिंग हो रही है, वो प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहे हैं और आपने एंटी प्लेटलेट दे दिए जो बचे-कुचे काम कर रहे थे, उसको भी ख़त्म कर दिया, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग और ज़्यादा वर्स हो सकती है। बढ़ अच्छा, अब किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रोक जो कि हेमरेज करवा सकता है, ब्लड की जो हेमरेज होती है, जो वेसल होती है वो फट जाती है। तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक करवा सकती है और आपने ऊपर से एंटीप्लेटलेट दे दिए और इन केस अगर उसको हेमरेज हो गया, वो पहले से ब्लीड हो रहा होता है, ब्लीड आउट हो रहा होता है और आपने एंटीप्लेटलेट्स दे दिए तो ना वो ब्लीडिंग रुकेगी, इस तरह इंसान की मौत हो सकती है। तो इस दौरान भी हम एंटीप्लेटलेट्स नहीं दे रहे होते हैं। सीवियर लिवर डिजीज़ में भी नहीं दे रहे होते हैं। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग, अगर किसी को इससे एलर्जी है तब भी हम नहीं देते हैं, ठीक है? अब नर्सिंग कंसल्टेशन में हम क्या देख रहे होते हैं कि एक नर्स मॉनिटर कर रहा होता है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, गम से स्टूल में ब्लीडिंग नहीं आ रही है या यूरिन में जो है प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा, सॉरी प्रोटीन यूरिया नहीं है या हेमाचूरिया नहीं हो रहा, या एजुकेट पेशेंट, हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि भाई एनसेड आपने इस्तेमाल नहीं करनी है विदाउट मेडिकल एडवाइस। अब ये हमने क्यों करना होता है कि भाई क्योंकि ये जो एनसेड है वो इरिटेशन कराती है जीआई ट्रैक्ट की, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो मज़ीद जो है वर्स हो सकती है, क्योंकि इरिटेशन जब होगी वहाँ पर तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्टॉप एस्पिरिन 7 डेज़ बिफोर सर्जरी, क्योंकि जो एस्पिरिन की हाफ लाइफ है, यानी जो एस्पिरिन आपके सर्कुलेशन में रहता है वो तकरीबन 7 से 10 दिनों तक रहता है। अगर आप 7 से 10 मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है उसने आज जो है एस्पिरिन ले ली और उसको आपने 2 दिन बाद सर्जरी करवानी है। जब वो सर्जरी में कट वगैरह लगेगा, लाज़मी बात है कि खून निकलेगा। जब खून निकलेगा तो आपने एस्पिरिन ली और वो एस्पिरिन आपके खून में अभी मौजूद है जो कि प्लेटलेट्स आपको ये रोक रहा है, प्लेटलेट्स बनने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से एक्टिव ब्लीडिंग होगी और इंसान की डेथ हो सकती है। तो इस वजह से हम सर्जरी से तकरीबन 7 से 10 दिन पहले ही एस्पिरिन को रोक देते हैं। अच्छा, इसके अलावा सीबीसी जो है वो असेस कर रहे होते हैं, प्लेटलेट्स काउंट रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं। इनकरेज सॉफ्ट टूथब्रश, इलेक्ट्रिक प्रेशर यूज्ड टू मिनिमाइज ब्लीडिंग रिस्क। ऐसी चीज़ें हैं जिससे ब्लीडिंग रिस्क कम से कम हो, वो हम पेशेंट को बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हमने करनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम फिब्रिनोलाइटिक्स या दूसरा नाम इसका है थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है? फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक एक ही चीज़ है। अब ये क्या है? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ऑलरेडी फॉर्म ब्लड क्लॉट जो होंगे उसको डिसॉल्व करेगी।
इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक जगह पर ब्लड क्लॉट हुआ है, ठीक है, पहले से क्लॉट बना हुआ है, ये क्या है, क्लॉट बना हुआ है। अब ये फिब्रिन या फिब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स जो ड्रग्स होंगी ना, ये वाली ड्रग्स, ये आएंगी और इस ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट को डिसॉल्व करेगी। इनका काम ये होता है। पिछला क्या था, पिछला जो एंटी प्लेटलेट्स थे वो ये था कि इस क्लॉट के बनने से पहले, यानी वो जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन थी, क्लम्पिंग जो बन रही थी, उसको रोकती है। अब अगर मिसाल के तौर पर क्लम्पिंग हो गई है इस तरह, अब इसको खत्म कौन करेगा, वो खत्म करेगा ये फिब्रिनोलाइटिक्स, ठीक है। ये ऐसी ड्रग्स होती है। थ्रोम्बोलाइटिक also known as fibrinolytics, ये बात हमने देखी। they dissolve already formed blood clots by activating fibrinolytic system। अब ये कैसे सिस्टम होता है, ये कैसे सिस्टम होता है कि जिसमें मैकेनिज्म में इसका समझा देता हूँ कि ये जो थ्रोम्बोलाइटिक है ना, थ्रोम्बोलाइटिक्स, ये क्या करते हैं कि ये प्लास्मिनोजेन जो होती हैं, प्लास्मिनोजेन, इन इसको इसको इस एंजाइम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लास्मिन में, प्लास्मिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को प्लास्मिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, थ्रोम्बोलाइटिक्स जो ड्रग्स होंगे। अब इस प्लास्मिन का काम क्या होता है कि जो क्लोट है ना, मिसाल ये क्लोट था, बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि क्लोट किस तरह बनता है। क्लोट क्लम्पिंग, जो प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग होती है और इसके ऊपर फिब्रिन आके लग जाते हैं, फिब्रिन के थ्रेड्स जो धागे होते हैं, धागे नुमा जो है, वो आके उस पर चिपक जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक मुकम्मल क्लोट बन जाता है। तो इस प्लाज्मिन का काम ये होता है कि ये जाके इस धागों के पास, ये जो फिब्रिन है इसके पास जाता है। अब इसको कहता है कि भाई अब आपका काम कुछ नहीं है, आपको क्या है, आपको क्या होना पड़ेगा, ब्रेकआउट। ये प्लाज्मिन काम क्या करता है, इसके पास जाके फिब्रिन को तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, ताकि वो जो क्लोट है वो दोबारा से डिसॉल्व हो सके, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। दे आर यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर रैपिड रिपरफ्यूजन रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो इज क्रिटिकल। कि भाई ऐसे जगह पे ये यूज़ होगी जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, मिसाल के तौर पर एमआई है, या ब्लड स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है, या जो ब्रेन स्ट्रोक जो होता है। अब ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो गई है उसकी वजह से, क्लॉट की वजह से, तो हम फिब्रिनोलाइटिस देंगे कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है उसको जल्दी जल्दी से डिसॉल्व कर सकें, ताकि इंसानी ज़िंदगी बचाई जा सके, ठीक है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी मैंने पढ़ा है कि थ्रोम्बोलाइटिक कन्वर्ट्स प्लास्मिनोजेन इनटू प्लास्मिन, ठीक है। प्लास्मिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन फिब्रिन, द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ब्लड क्लॉट कौन होता है, फिब्रिन होता है। ये किस तरह होता है, सारी चीज़ें मैंने समझा दी। दिस प्रोसेस डिसॉल्व द फिब्रिन मेश एंड रिमूव द थ्रोम्बस क्लॉट, रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो। सारी चीज़ें मैंने इस मैकेनिज्म में आपको बता दी। सो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं उनका नाम जो है वो हमें याद रखना चाहिए, और ब्रांड नेम वगैरह। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एल्टीप्लेज, जेनेरिक नेम है और ब्रांड नेम याद रखना है, टीपीए, एक्टिवेज, रेटिप्लेज। ये सारी कौन सी ड्रग्स हैं, ये आपको खुद ही करनी पड़ेंगी भाई, ये जो है याद करने वाली चीज़ें, इसमें कुछ और नहीं है, सीधा सीधा रट्टा है और आपको ये याद रखनी चाहिए, ब्रांड नेम और उसके अलावा जेनेरिक नेम, सही है। अब हम आते हैं इंडिकेशंस पर। इंडिकेशन क्या है कि किस दौरान हम, कब कब ये ड्रग हमें देनी चाहिए, हमें लगे कि भाई हाँ ये इस टाइम पे ज़रूरी है। जब आपको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट का मतलब अभी अभी हुआ हो या थोड़ी देर में हुआ हो, मतलब अचानक से हो गया, नहीं एम आई होता है क्या, हार्ट अटैक ही होता है, अचानक से होता है, पता नहीं लगता किसी को। तो कहीं पे भी ब्लड फ्लो, मिसाल ये हार्ट की तरफ जो आर्टरी गई हुई है वहाँ पर ब्लड क्लॉट हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह। जब ये ब्लड क्लॉट हो गया है, यानी यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो नहीं आ रहा, ब्लड फ्लो सही नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इस दौरान हम फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दे रहे होते हैं ताकि वो आएँ और इस क्लॉट को डिसॉल्व करें, ताकि ब्लड फ्लो बरकरार हो सके, और इसकी वजह से जो इंसानी ज़िंदगी होती है वो बच सकती है। इस दौरान हम देते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, यानी ब्रेन के जो मिसाल यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्या है, आपके पास दिमाग है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल गई है वहाँ पर कहीं न कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है? ये जो ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है, अब इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन को हटाने के लिए भी हम लाज़मी सी बात है फिब्रिनोलाइटिक्स यूज़ करेंगे। अब जो ये जो आर्टरी है जो ब्रेन में पाई जाती है, यहाँ पे एक क्लॉट हुआ है, तो इस तरह के स्ट्रोक को हम कहेंगे इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है? अच्छा, पल्मोनरी एम्बोलिज़्म विद हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, इस टाइम पे भी हम दे रहे होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर जो लंग्स की तरफ जो आर्टरीज़ वगैरह गई हुई है, वहाँ पर अगर एम्बोलिज़्म हो गई है, एम्बोलिज़्म का मतलब है कि जो थ्रोम्बस है, वो चला गया है, एम्बोलस बन गया है और वो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें घूम रहा है। तो लाज़मी सी बात है कि गैसेज़ एक्सचेंज को वो ख़राब करेगा या इंस्टेबिलिटी लाएगा। तो उस दौरान हम लाज़मी फिब्रिनोलाइटिक देते हैं ताकि वो जो ब्लड क्लॉट जो एम्बोलस बना हुआ है, जो घूम रहा है सर्कुलेशन में, ताकि वो ख़त्म हो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी में हम दे रहे होते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस का मतलब ये है कि भाई मैसिव आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और मैसिव सॉरी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और मैसिव आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। मैसिव आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का मतलब ये है कि जो बड़ी-बड़ी आर्टरीज़ हैं, सही है? वहाँ पर ब्लड का क्लॉट हो जाना, मिसाल के तौर पर फीमोरल आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी है, और सबसे बड़ी नहीं लेकिन बड़ी आर्टरी है एक। अ, तो वहाँ पर अगर ब्लड क्लॉट होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी तरह डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि डीप आपके वेन है, वहाँ पर अगर जो कि ब्लड क्लॉट हो गया है, तब भी आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें। अच्छा, सीवीसी या सेंट्रल वेनस कैथेटर क्लीयरेंस, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कोई भी कैथेटर आपने पेशेंट को लगाया हुआ है, और वो कैथेटर में अगर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो गई है, आपने उसको थ्रोम्बोलाइटिक जो डोज़ है वो नहीं दी है और वहाँ पर क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है, तो वो जो कैथेटर की पेटेंसी होती है, वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। तो हम अ, इसमें भी ये इंडिकेशन दी हुई है कि भाई सेंट्रल वेनस कैथेटर क्लीयरेंस के दौरान भी हम फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक दे रहे होते हैं, सही? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ आते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब, किस दौरान हम ये ड्रग्स जो हैं वो नहीं देते। सबसे पहले है एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपको किसी इंटरनल ब्लीडिंग की बारे में मालूमात है कि भाई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जीआईटी ट्रैक्ट या पेप्टिक अल्सर, ये जो भी चीज़ें हैं, जीआईटी ट्रैक्ट की हम बात कर लेते हैं, सही? या कोई स्प्लीनिक इंजरी वगैरह है, आपको पता है कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है और आपने ऊपर से थ्रोम्बोलाइटिक दे दिए, ऊपर वहाँ पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट नहीं बन रही, प्लॉट सही से नहीं बन रहा, आपने फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक दे दिया, वो तो बिल्कुल ही प्लॉट की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वर्स हो जाएगी और पेशेंट जो है वो उसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। रीसेंट हेमरेजिक स्ट्रोक में भी हमने जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको स्ट्रोक हुआ है, सही है? हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है यानी वहाँ की जो आर्टरी है वो पहले से ही फटी हुई है और वो हील हो रही है, अभी फ़िलहाल हील हो रही है, वहाँ पर थोड़े से क्लोट बने हुए हैं, फ्रेजाइल क्लोट्स हैं, यानी जल्दी से टूट जाएँगे, फ्रेजाइल क्लोट्स बने हुए हैं, सही है? और ऊपर से आपने थ्रोम्बोलाइटिक दे दी, तो वो जाके उसको ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से हेमरेज दोबारा हो सकता है, सही है? रिसेंट क्रेनियल और स्पाइनल इंजरी, इसकी भी यही सीन इसका भी यही सीन है कि वहाँ पर जो क्लोट होगा वो फ्रेजाइल होगा और ऊपर से आपने यही दे दिए, तो वो क्लोट को की फॉर्मेशन को ख़त्म कर देंगी और ब्लीडिंग हो सकती है। सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को बीपी की अलामात मतलब हाई बीपी है, तो हो सकता है कि वो हेमरेजिक स्ट्रोक में जाए या इसको हेमरेज हो। तो अगर हेमरेज हो जाए और आपने ऊपर से इसको ये भी दे दिया, फिब्रिनोलाइटिक्स दे दिया, तो इसकी वजह से वो जो ब्लीडिंग है वो वर्स हो सकती है। तब भी हम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं दे रहे होते हैं, हम कॉशियस होते हैं कि भाई थोड़ा-सा हम सेफ साइड पे चलें, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम जब बीपी ड्रॉप होता है उसी टाइम पे दे रहे होते हैं, वैसे नहीं देते। नॉन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, आपको पता है कि भाई इसको ये डिज़ीज़ है या डिसऑर्डर है, यानी
हीमोफिलिक पेशेंट आया और उसको उसका पहले से ही ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 वहाँ पर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग का इशू है। अगर कोई चोट वगैरह उसको लगती है तो वो ब्लीड होता ही रहता है, होता ही रहता है, और ऊपर ऊपर से आपने फिब्रिनोलाइटिक्स दे दी, वो मज़ीद ही आप उसको वर्स कर देंगे, ख़राब कर देंगे। ठीक है, अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के एक तो है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। अब रीसेंट मेजर सर्जरी और ट्रॉमा, इसका भी यही सीन है। अगर किसी को अभी रिसेंटली कोई इंजरी वगैरह या सर्जरी वगैरह हुई है, सही है, वहाँ की जो ब्लड वेजल है वो अभी फ्रेजाइल है, वहाँ पर क्लोट बने हुए हैं लेकिन फ्रेजाइल हैं, फट सकती हैं। ऊपर से आपने थ्रोम्बोलाइटिक दे दी, वो आके इसको ख़त्म कर देंगे और ख़तरा बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हम नहीं लेते क्योंकि ये फीटल ब्लीडिंग का काज बन सकता है, यानी ये जो ड्रग्स है ये जाके मदर की वोम यानी जो यूट्रस है वहाँ पे जाके फीटस से जा सकता है और फीटस की ब्लीडिंग करवा सकता है और फीटस इससे ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से भी हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे रहे होते हैं। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ यानी आपको कोई पेप्टिक अल्सर है, कोई ज़ख़म है, और उससे ब्लीडिंग वगैरह एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है और आपने ऊपर से ये थ्रोम्बोलाइटिक्स दे दी, वो ब्लीडिंग मज़ीद वर्स हो गई, इस दौरान भी नहीं दे रहे होते हैं। यूज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट, हम थ्रोम्बोलाइटिक और जो वो है एंटीकोगुलेंट, ये दोनों साथ में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इनका रिएक्शन मज़ीद ख़राब हो जाता है। सही, ये सारी चंद चंद बातें हैं, ये तो आपको सीधी याद करनी होगी। जो जहाँ पर मैकेनिज़्म आएगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। साइड इफ़ेक्ट्स, हेमरेज, सही, हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, स्पेशली विद स्ट्रेप्टोकाइनेस। हेमरेज क्यों हो सकता है? क्योंकि मिसाल के तौर पर एक आर्टरी है, वो फ्रेजाइल है, वहाँ पर क्लॉट पहले से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर ज़ख़म पहले से बना हुआ है और वो जो प्लेटलेट्स है वो आके बैठ गए ताकि भाई ये जो आर्टरी है वो बच सके। ऊपर से आपने फिब्रिनोलाइटिक्स दे दी है तो उसको चांस है कि वो क्या हो, हेमरेज हो जाए। सही है। सेकंड नंबर पे है इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग, ये भी वही ब्लीडिंग के सीन है सारे भाई। अगर आप थ्रोम्बोलाइटिक्स दे रहे हो, सही है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। हाइपोटेंशन, ये भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन स्पेशली विद स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये हमेशा याद रखो कि भाई स्ट्रेप्टोकाइनेज एलर्जिक रिएक्शन करवा सकता है, साइड इफेक्ट है इसके। सही। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि भाई एक नर्स क्या क्या करेगा? असेस ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, उसका दौरानिया कितना है, कब तक सिम्टम्स हैं। इंश्योर ड्रग इज़ गिवन विद इन द थेरापेटिक विंडो, कि आप जो ड्रग दे रही हैं वो एक ख़ास बीमारी के तहत दे रहे हैं, एक ख़ास वजह से दे रहे हैं। मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूसली, आपने वाइटल साइन को मॉनिटर करना होता है। चेक फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, गम्स, यूरिन, स्टूल, आईवी साइट्स। ठीक है, ब्लीडिंग के जो साइंस होंगे वो हमने चेक करने हैं। स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, गम्स हो गई, सारी चीज़ें, आईवी साइट, कैथेटर वगैरह सारी चीज़ें हमने चेक करनी होंगी। अवॉइड इन्वेजिव प्रोसीजर्स, इंजेक्शन, फॉलिक कैथेटर, पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा भाई, अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर्स पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमने ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। इंजेक्शन नहीं देनी होती है क्योंकि अगर आप जब ड्रग दे दो और उसके बाद आप इंजेक्शन दे दो तो लाजमी सी बात है वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग तो होती है। आपने फिब्रिनोलाइटिक दी है, थ्रोम्बोलाइटिक दी है, वो ब्लड क्लॉट को ख़त्म कर रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं बना तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी। या फुली कैथेटर दे दिया, वहाँ पर जो है कैथेटर देते हुए भी अक्सर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होती रहेगी। दवाई के बाद दवाई का असर होगा, लाजमी सी बात है। अच्छा, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, रिपोर्ट हेडेक और कंफ्यूजन, साइन ऑफ इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग, कि भाई न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना होगा। पेशेंट कैसा है, कॉन्शियस से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चल रहा है फिर रहा है, अपने होश हवास में नहीं है। रिपोर्ट हेडेक्स, यानी अगर उसको दर्द वगैरह है, सर में कंफ्यूजन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हेडेक वगैरह और कंफ्यूजन है तो ये साइन ऑफ इंट्राक्रेनियल ब्लीड है। कीप इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट रेडी, आपके पास सारी इमरजेंसी जो इक्विपमेंट है वो आपके पास रेडी होनी चाहिए इस दौरान।
अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी स्लाइड है इस पीपीटी की, कि इसमें हम एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट्स और थ्रोम्बोलाइटिक्स के दरमियान जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। सबसे पहले एंटीप्लेटलेट्स की बात करें तो एक्शन इसका क्या है, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंटीप्लेटलेट्स आ गया, मतलब प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन होगी, मिसाल के तौर पर मैं ये देख देता हूँ। सही है, ये एक साइड है, इंजरी की साइड है, यहाँ पर इंजरी हुई है, कट लग गया, ये सही है। ये जो है प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, कुछ प्लेटलेट्स हैं, सही। अब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट नहीं है, इस फिलहाल एक्टिवेट नहीं है, इनको अब जाना है, इस इसको सिग्नल मिल गया कि भाई यहाँ पर कट लगा हुआ है और हमने क्लोट बनाना है, ताकि ये जो ब्लीडिंग है वो कम से कम हो सकती है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब एक्टिवेट होंगे तो एग्रीगेशन करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और क्लम्प बनाएंगे, क्लम्प, सही है, गुच्छा बनाएंगे। ये जो गुच्छा बनने का प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, सही है। अब ये जो ड्रग्स होती हैं, एंटी प्लेटलेट जो ड्रग होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है, ये जो क्लम्पिंग बना रही है ना, इसको रोकती है, सही है, इसका एक्शन ये है। और क्यों दे रहे होते हैं, स्ट्रोक एमआई प्रिवेंशन, किसी को अगर हार्ट अटैक का जो है चांस बहुत ज़्यादा है, हम उसमें एंटी प्लेटलेट दे रहे होते हैं कि भाई प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन ना हो, क्लम्पिंग ना बने, खून की नाली में इस तरह के गुच्छे ना बने ताकि वो क्लॉट ना बना सके, सही है। तब हम एंटी प्लेटलेट दे रहे होते हैं, कब, एमआई की प्रिवेंशन में। अब एंटी कोगुलेंट की इस तरह अगर हम बात करें, कब हम दे रहे होते हैं, प्रिवेंट क्लोटिंग फैक्टर्स फ्रॉम फॉर्मिंग फिब्रिन। अच्छा, एंटीकोगुलेंट्स कुछ ऐसे क्लोटिंग फैक्टर्स को ब्लॉक करता है जो कि लिवर से बन रहे होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिब्रिन को बनाने के लिए। अब फिब्रिन क्या है, ये भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिवर है आपका, और यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर जो है वो बन गया, क्लोटिंग फैक्टर ये बन गए, क्लोटिंग फैक्टर, ये चीज़ें। अब इसका काम ये है कि ये आगे जाके फिब्रिन को बनाएगा। फिब्रिन का काम क्या होता है, कि फिब्रिन का काम ये होता है कि ये जो क्लम्प बन गया है प्लेटलेट्स का, गुच्छा बन गया है प्लेटलेट्स का, इसके ऊपर आके लग जाना, ताकि जो क्लोट है, सेकेंडरी क्लोट बन जाए, मजबूत हो जाए। इसका काम ये होता है, फिब्रिन का काम सादा सादा ये काम होता है। अब ये जो एंटी कोगुलेंट होते हैं ना, ये ये वाले क्लोटिंग फैक्टर जो हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं बनाने से। लिवर से ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन रहे होते, अब ये नहीं बनेंगे तो फिब्रिन भी नहीं बनेंगे, फिब्रिन नहीं बनेगा तो क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में और पीई प्रिवेंशन में दे रहे होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक्स। अब ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग क्लोट्स को डिसॉल्व करने होते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज योर ब्यूटीफुल हार्ट, यहाँ पर किसी भी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी में क्लोट बन गया है, ठीक है। ये मैं आर्टरी ले लेता हूँ, इसके अंदर ये क्लोट बन गया, क्या बन गया, क्लोट बन गया। अब ये जो एग्जिस्टिंग क्लोट है, पहले से जो बना हुआ क्लोट है, इसको खत्म करेगा फिब्रिनोलाइटिक। कौन, फिब्रिनोलाइटिक्स आके इस क्लोट को डिसॉल्व करेगा, ताकि पेशेंट जो है हार्ट अटैक से बच जाए। हमने सबके मैकेनिज्म पढ़ लिए एक एक करके, सही है ना। इसमें ये डिफ्रेंशिएशन होती है, यूज हमने पढ़ लिया, इमरजेंसी क्लोट डिसोल्यूशन में फिब्रिनोलाइटिक दे रहे होते हैं। एग्जांपल एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल एंटीप्लेटलेट्स की एग्जांपल है। एंटीकोगुलेंट में हेपरिन, वारफेरिन, ये एंटीकोगुलेंट है। एग्जांपल फिब्रिनोलाइटिक में एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लॉट सेटर्स प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं करवाती। प्रिवेंट क्लॉट इनलार्जमेंट, जो इनलार्जमेंट होती है वो नहीं करवाती, सही है। थर्ड, ब्रेक डाउन फॉर्म्ड क्लॉट्स, जो कि क्लॉट बने हुए हैं उनको खत्म करती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्लास है ड्रग्स की, जिसे हम कहते हैं हीमोस्टैटिक एजेंट्स या हीमोस्टैटिक्स।
ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। कब? जब नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपरली। हमें पता है कि एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, मैं उसकी इतनी मिसाल ले लेता हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ और मुझे कोई भी किसी भी किस्म की इंजरी हो गई और मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, 5-10 मिनट के बाद वो ब्लीडिंग खुद ब खुद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है और क्लॉट बन जाता है। ठीक है, मेरे प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोक देती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना मेरे जिस्म में अल्लाह ताला ने कुदरती रखा हुआ है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर्ली उनका काम नहीं कर रहा होता। ब्लीडिंग हो रही होती है, हो रही होती है, हो रही होती है। इसकी वजह से हमने उस पेशेंट को क्या देना होता है? हीमोस्टैटिक एजेंट्स। हीमोस्टैटिक एजेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। 2 क्लासिफिकेशन है, ए और बी, सिस्टेमिक हीमोस्टैटिक्स और लोकल या टॉपिकल हीमोस्टैटिक्स। सिस्टेमिक हीमोस्टैटिक जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि भाई ये सिस्टम पर वर्क करेंगे, ठीक है। अब यानी कि यूज़ फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर जो सिस्टम में आपके सिस्टम होंगे, जिस तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें काम कर रहे होंगे। और उसके अलावा डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द कोगुलेशन पाथवे, ऐसे डिसऑर्डर जो कि जिनका पाथवे जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जो ब्लड डिसऑर्डर है वो आपको कॉम्प्लिकेशन के नज़र आ रहे हैं। उन पाथवे को जो है वो करेक्ट करने में ये एजेंट्स मदद करता है। कैसे मदद करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। और एक होता है लोकल या टॉपिकल हेमोस्टेटिक्स। लोकल में क्या है कि आप अप्लाई डायरेक्टली विद द साइट ऑफ ब्लीडिंग, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर आप डायरेक्ट लगा दें। अच्छा, सिस्टेमिक हेमोस्टेटिक में जो ड्रग्स के नेम हैं, सबसे पहला है विटामिन के। विटामिन के या फाइटोनडाइन, सही है। हाँ, आप प्रोनाउंसिएशन जिस तरह भी कर दे लेकिन आपको याद होना चाहिए। विटामिन के, ये फार्मा के जो नाम है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। विटामिन के जो है एक ड्रग का नाम है जिसमें क्या है कि मैकेनिज्म इसका क्या है वो देखते हैं। इसेंशियल फॉर सिंथेसिस क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 इन लिवर। अच्छा जी, जो विटामिन के होता है ना, ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर को पैदा करने में मदद देता है। कहाँ से? लेवर से। अब क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? 2, 7, 9, 10। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर आगे जाके आपकी फिब्रिन और बहुत सारी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो चीज़ें लगती है उसको पैदा करने में मदद देती है। जिस तरह की क्लॉटिंग फैक्टर 8 की मैं बात करूँ तो वहाँ से वो क्या पैदा कर रहा होता है? फिब्रिन। और फिब्रिन जो है वो एक मैश नेटवर्क बनाता है क्लॉट पर, ताकि एक मजबूत क्लॉट बने, ठीक है। इसी तरह विटामिन के बहुत सारे फैक्टर बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर जो कि लिवर से पैदा हो रहे होते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, इसके अलावा यूजेस क्या है? वारफेरिन ओवरडोज हो गया। वारफेरिन एक ड्रग है, जिस तरह हमने पीछे अभी पढ़ी कि वारफेरिन क्या है एग्जाम्पल में? एंटी कोगुलेंट है। क्या है? एंटी कोगुलेंट है, यानी जो कि वो है क्लॉट को रोकने वाला। वारफेरिन को ओवरडोज हो गया, विटामिन की डेफिशिएंसी है, इसमें हम दे रहे होते हैं ताकि जो एंटीकोगुलेंट है, वारफेरिन आपने दिया, ओवरडोज हो गया, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, यानी इंसान अब क्लॉट बना ही नहीं सकता, तो उस दौरान हम विटामिन के देते हैं ताकि वो क्लॉट बनाने का जो नॉर्मल अमल है वो अपने वर्क कर सके प्रॉपरली। दूसरा है डेस्मोप्रेसिन DDAVP, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये एक किस्म का नॉन वेल ब्रेन फैक्टर जो कि इंक्रीज कर रहा होता है, और फैक्टर 8 इंक्रीज कर रहा है। नॉन वेल ब्रेन फैक्टर क्या है? ये एक किस्म की प्रोटीन है। क्या करती है ये प्रोटीन? ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि प्लेटलेट्स की एडेशन को और प्रोटेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर 8 फ्रॉम डिग्रेडेशन। ये जो वेल ब्रेन है या जो भी है फैक्टर है, ये क्या कर रहा होता है? ये एक किस्म की ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। और ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करती है? ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दो काम कर रही होती है, 1 और 2। 1 क्या है? प्लेटलेट एडेशन या प्लेटलेट की एग्रीगेशन या प्लेटलेट्स का चिपकना एक दूसरे के साथ, क्लम्पिंग करना, सही है। और नंबर 2, ये जो प्रोटेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर 8 फ्रॉम डिग्रेडेशन, फ्रॉम डिग्रेडेशन,
रिटार्डेशन यानी ख़त्म होने से बचाता है। ये डेस्मोप्रेसिन ये काम करता है। कौन सी ड्रग? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन दो चीज़ें इंक्रीज करता है, विल ब्रेन फैक्टर और फैक्टर 8। विल ब्रेन फैक्टर एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो क्या काम करती है? दो काम, नंबर वन, नंबर टू, प्लेटलेट्स एडेशन, प्रोटेक्ट, प्रोटीन फैक्टर 8। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ ली। अच्छा, यूजेस क्या है? हीमोफिलिक ए या हीमोफिलिया ए, ऐसे पेशेंट जिनको हीमोफीलिया है या वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें वॉन विल्ब्रेन डिजीज़ में क्या होता है कि प्लेटलेट चिपक नहीं रहे होते हैं किसी के साथ, या हीमोफीलिया है जो क्लोटिंग फैक्टर 8 जिसमें नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, इंसान की जान भी चली जा सकती है अगर इंजरी हो उस पेशेंट को। ठीक है, उस दौरान। अच्छा जी, इसी तरह अमीनो कैप्रोइक एसिड भी एक किस्म की ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है फिब्रिनोलाइसिस। जो क्लोड बना हुआ है जिसके ऊपर वो जो फिब्रिन का मेश नेटवर्क ऊपर बैठ गया है, चिपक गया है, उसको तोड़ने से बचाता है कौन? अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब उसको तोड़ने से बचाता है तो मतलब ये है कि जो क्लोड बना है उस क्लोड को ख़त्म होने से बचाता है। ठीक है, अब कैसे, क्या मैकेनिज्म क्या है? ब्लॉक्स प्लास्मिनोजन एक्टिवेशन। क्या होती है भाई? अब ये क्या है? प्लास्मिनोजन है। प्लास्मिनोजन किस में कन्वर्ट होती है? प्लाज्मिन में। और इस प्लाज्मिन का काम क्या होता है कि इस फिब्रिन को तोड़ रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है? तोड़ रहा होता है फिब्रिन और फिब्रिन को। अब अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या करेगा? फिब्रिनोलाइसिस कर इनहिबिट करेगा। कैसे? बाय ब्लॉकिंग प्लास्मिनोजन एक्टिवेशन। इसको एक्टिवेट ही नहीं करेगा, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा तो ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिब्रिन नहीं टूटेगा। इस तरह ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ये किस टाइम पे हम ये ड्रग दे रहे होते हैं? पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग। आपने जब ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह कर दी है डॉक्टर ने, तो उसके बाद हम ये दे रहे होते हैं डेंटल ब्लीडिंग इन हीमोफीलिया। और हीमोफीलिक पेशेंट में हम ये डेंटल ब्लीडिंग अगर हो रही है उसको तो उस टाइम पे दे रहे होते हैं। ट्रांजेमिक एसिड या ट्रांएग्जामिक एसिड TXA, पोटेंट एंटी फिब्रोलाइटिक प्रिवेंशन क्लॉट ब्रेकडाउन या प्रिवेंट्स क्लॉट ब्रेकडाउन। ये क्या काम कर रहा होता है कि भाई ये एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक है। जिस तरह फिब्रिनोलाइटिक था ना, फिब्रिनोलाइटिक क्या कर रहा था कि क्लॉट को तोड़ता था, जो एग्जिस्टिंग क्लॉट है वो डिसॉल्व करवाता था। लेकिन TXA एक ऐसी ड्रग है जो कि फिब्रिनोलाइटिक, एंटी फिब्रिनोलाइटिक है, यानी उसको तोड़ेगा नहीं। और जो फिब्रिन बने हुए हैं उसके ऊपर, उसको तोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये भी वही काम कर रहा होता है। ट्रॉमा, ब्लीडिंग, पोस्टमार्टम हेमरेज के दौरान या सर्जरीज के दौरान हम ये दे रहे होते हैं। फिब्रिनोजिन कंसंट्रेट रिप्लेस डेफिशिएंट फिब्रिनोजिन हाइपोफिब्रिनोजीमिया। अच्छा, ये भी एक किस्म की ड्रग है, तब हम दे रहे होते हैं अगर एक पर्सन है उसको डेफिशिएंसी है फिब्रिनोजिन की, उसके अंदर फिब्रिनोजिन बन ही नहीं रहा है। जब फिब्रिनोजिन बनेगा नहीं, जब फिब्रिनोजिन बनेगा नहीं, फिब्रिनोजिन बनेगा नहीं आपके पास, तो क्या ये कन्वर्ट हो सकेगा फिब्रिन में? जब बनेगा ये, नो। जब ये फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो मिसाल यहाँ पर भी क्लोट के फॉर्मेशन हो गई, क्लम्पिंग हो गई। कंप्लीट होने के लिए इसे फिब्रिन तो चाहिए ना, ताकि इस पे मेश नेटवर्क बना सकें इस तरह। अब ये जब फिब्रिन है ही नहीं तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह जो कि फिब्रिनोजिन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम फिब्रिनोजिन देते हैं ताकि जो क्लोट हो वो अपने आराम से वो बन सके। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कि भाई हेमोस्टेटिक कैसे एजेंट है? ये ऐसे एजेंट है जो कि बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है, एक क्लोटिंग का मैकेनिज्म जो होता है वो नेचुरल, मिसाल हर एक बंदा है नॉर्मल है, उसको इंजरी हो गई है और वो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो 5-10 मिनट बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह या क्लोट एक्टिवेशन होती है, क्लोट की एक्टिवेशन होती है, प्लेटलेट सेग्रीगेशन हो रही होती है नेचुरल। लेकिन ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नेचुरली ये चीज़ें इंसफिशिएंट होती है, कम होती है, तो इस वजह से हम ये सारी ड्रग्स दे रहे होते हैं। अच्छा, ये भी पढ़ ली हमने। अब हम चलते हैं लोकल या टॉपिकल हेमोस्टेटिक्स, जो कि हम डायरेक्टली ब्लीडिंग पर लगा रहे होते हैं। सबसे पहले हैं जेलाटिन स्पंज। अब ये जो है सीधी सीधी बातें हैं हमने करनी है। सबसे पहले क्या है? जेलेटिन स्पंज या जेल फोम। ये एक किस्म का जेलेटिन स्पंज होता है, जेली नुमा होता है। कहाँ से? सोर्स क्या है? एनिमल डिराइव्ड। प्रोमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। जहाँ पर कट लगा हुआ है वहाँ पर अगर आपने लगाया, ठीक है,
तो वहाँ पर प्रमोट करेगा क्या, प्रोमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स का चिपकना, क्लम्पिंग होना, एग्रीगेट होना एक जगह पर, वो प्रमोट करेगा ताकि वहाँ पर क्लॉट बने और जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम से कम हो। सर्जिकल प्रोसीजर के दरमियान हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज, अब ये प्लांट डिराइव है। सेल्यूलोज आ गया तो सेल्यूलोज हमेशा प्लांट में ही हो रहा होता है, प्लांट में ही होता है क्योंकि सेल्यूलोज जो है प्लांट के सेल वाल का एक अहम कंपाउंड है। सेल वाल जो है प्लांट का वो किससे बना होता है, प्लांट सेल का सेल्यूलोज से ही बना होता है। एक्टिवेट्स क्लोटिंग कास्केड, मिसाल के तौर पर पेशेंट है और उसको इंजरी हो गई है, ठीक है, वहाँ पर हमने ये जो सेलुलोज का जो मटेरियल है जो प्लांट डिराइव है वहाँ पर हमने लगा दिया। वहाँ पर जो मैकेनिज्म, जो रिएक्शन स्टार्ट होंगे ना, वो किसकी वजह से होंगे, इसकी वजह से। कास्केड मतलब एक 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 पूरा चेन, ठीक है, एक मैकेनिज्म हो रहा होता है, पहले ये वाला फिर वो वाला फिर वो वाला, आगे चल के 1 2 3 4 5 क्लोड बन रहा होता है इस तरह, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेट फ्लोटिंग कास्केड डेंटल यूनिटी सर्जरी के दौरान हम दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, सही है, ये आपने खुद ही याद रखनी होगी। वैसे मैकेनिज्म वगैरह ही ज़्यादातर पूछते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए लाजमी। जैसे ऑक्सीडाइज सेलुलोज प्लांट डिराइव है, जिलेटिन एनिमल डिराइव है। जिलेटिन क्या कर रहा होता है, प्रोमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, एक्शन का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थ्रोम्बिन स्प्रे या पाउडर, थ्रोम्बिन स्प्रे या पाउडर क्या है, एंजाइम होता है, टॉपिकल एंजाइम होता है, कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन माइनर ब्लीडिंग एरियाज। एक एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ये ब्लीडिंग हो रही है। अब ये जो पाउडर है या स्प्रे है वहाँ पर मारा जाएगा एरिया पर, और क्या करेगा, ट्रिगर्स और कन्वर्ट्स फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। वहाँ पर जो फिब्रिनोजिन पड़े होंगे ना, वो भी फिब्रिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये भी याद रखना। एक्टिव फॉर्म इसकी फिब्रिन होती है, इनएक्टिव होगी। तो ये वाला जो एंजाइम होगा या ये स्प्रे होगा इसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी, फिब्रिन। तो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा तो फिब्रिन जाके उस क्लोट के अंदर इस तरह धस जाएगा। मिसाल ये क्लोट है, इसके ऊपर फिब्रिन आके लग जाएगा तो क्लोट बन जाएगा। बस ये सारी चीज़ें होती है इसमें, फिब्रिन सिलेंट। अच्छा, थ्रोम्बिन का हमने पढ़ लिया। कोलेजन प्लग्स, कोलेजन बेस्ड, कोलेजन एक किस्म की प्रोटीन होती है। ट्रिगर प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट्स की चिपकने को ट्रिगर्स कर रहा होता है, ट्रिगर कर रहा है। सर्जिकल बाउंड्स के दौरान हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। फिब्रिन जो है, फिब्रिन सीलेंट्स या ग्लू, ये ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन होती है, फॉर्म्स आर्टिफिशियल क्लोट, मेजर सर्जरीज के दौरान हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि किस तरह इनका मैकेनिज्म। बस सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन बस सरसरी बताएंगे। हेमोस्टेटिक एजेंट्स वर्क्स बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हेमोस्टेटिक एजेंट्स जो है किस तरह काम कर रहा होता है देखते हैं हम अभी। प्रोमोटिंग क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। अच्छा, विटामिन के जो है ये एक हेमोस्टेटिक एजेंट है, एक ऐसा ड्रग है जो कि प्रमोट करता है क्या, क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस, ये हमने बात कर दी पिछली हम स्लाइड में। इसके अलावा इंक्रीज फिब्रिन फॉर्मेशन, फिब्रिन की फॉर्मेशन कौन इंक्रीज कर रहा होता है ताकि क्लॉट जो है वो बने, क्लॉट जो और ब्लीडिंग जो है वो रुके। थ्रोम्बिन एक ड्रग है, ये भी कौन सी ड्रग है, हेमोस्टेटिक एजेंट है। प्रिवेंटिंग फिब्रिन ब्रेकडाउन, टीएक्स से अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये काम क्या कर रहे होते हैं कि फिब्रिन को तोड़ने से बचाते हैं। हमने पहले बात की कि किस तरह प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और फिब्रिनोलाइसिस करवाता है, यानी फिब्रिन को तोड़ता है। तो ये क्या कर रहा होता है, ट्रांजामिक एसिड अमीनो कैप्रोइक एसिड वो पाथवे जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है ताकि प्लाज्मिनोजन ना बने, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट ना हो और प्लाज्मिन जो है फिब्रिनोलाइसिस ना करवाए। बस सीधी सी बातें हैं, हमने सारी पढ़ ली है। प्रोवाइडिंग फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर में जो हमने डायरेक्ट लगा रहे होते हैं, डायरेक्ट ब्लीडिंग एरिया पर, जेल फॉर्म कोलेजन, ये एग्जांपल है। इंडिकेशन कब कब दे रहे होते हैं, इंडिकेशन आपके हिसाब से क्या होगी। आप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में अपना बंदा खुद ही दिमाग इस्तेमाल कर रहा होता है कि इंडिकेशन किस दौरान हम दे रहे होते हैं। अगर हम हेमोस्टेटिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी वो एजेंट्स जो कि ब्लड को क्लॉट होने में हमारी मदद करते हैं, तो
किस दौरान हम ये देंगे? लाज़मी सी बात है सर्जिकल ब्लीडिंग में, ब्लीडिंग होगी तब हम देंगे। ट्रॉमा और एक्सीडेंट में अगर ब्लीडिंग है तब भी हम देंगे। पोस्टमार्टम हेमरेज हेमरेज के बाद आ गए तब भी ब्लीडिंग हो रही है तब भी हम देंगे। हीमोफीलिया और वॉर्मल डिज़ीज़ ये दोनों ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। हीमोफीलिया में भी ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा होता, खून बह रहा होता है, तो तब भी हम दे रहे होते हैं। अच्छा, अगर ओवरडोज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट की बात करें तो एंटीकोगुलेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि अम उस उन चीज़ों को इन्हिबिट करते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर बना रहे होते हैं लिवर से, और वो क्लॉटिंग फैक्टर आगे जाके फिब्रिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, फिब्रिनोजेन की, जो आगे जाके फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं और वही फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन एंटीकोगुलेंट उसके बरक्स काम कर रहा होता है ताकि जो क्लॉट है वो ना बने, ठीक है? तो अगर एक पेशेंट है उसको एंटीकोगुलेंट ज़्यादा लग गया या ओवरडोज़ हो गया वो एंटीकोगुलेंट, यहाँ पर वारफेरिन का ज़िक्र किया हुआ है इन्होंने, यानी वहाँ पर फिब्रिन की बिल्कुल ही कमी हो गई है, फिब्रिन नहीं बन रहा, क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तब भी हम इसके लिए इस कंडीशन में, इस इंडिकेशन में हम हेमोस्टैटिक एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, हेमोस्टैटिक ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। डेंटल एक्सट्रैक्शन के दौरान करते हैं, नोज़ ब्लीड जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, इस दौरान भी करते हैं ताकि वो बंद हो जाए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस दौरान हमें नहीं देनी चाहिए? अगर एक ड्रग है और वो क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है तो हम किस दौरान हम नहीं दे सकते हैं? सबसे पहले आपको जो है वो आना चाहिए कि भाई डीप वेंट थ्रोम्बोसिस में नहीं देनी चाहिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं देनी चाहिए, स्ट्रोक में नहीं देना चाहिए, एमआई के पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्लॉट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो उनको चांसेस है कि इस्केमिक स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, कोरोनरी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाए मजीद, तो उन दौरान हम नहीं दे सकते। जैसे एक्टिव इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि भाई वेस्कुलर के अंदर, सही, एक है इंटरवेस्कुलर, एक है इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर यानी वेस्कुलर जो वेसल है उसके अंदर क्लॉट बन रहा है। अगर वो क्लॉट पहले से बन रहा है, अब मज़ीद आपने ये दे दी जो क्लॉट फॉर्मेशन कर रही है और मज़ीद क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इस दौरान भी हम नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यानी थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म दोनों, थ्रोम्बस भी इस पेशेंट में बन चुका है और एम्बोलिज्म यानी वो थ्रोम्बस जो है वो डिस्लॉज होकर इधर उधर घूम घूम भी रहा है, तो उस पेशेंट को भी हम नहीं दे सकते क्योंकि चांस है कि उसको स्ट्रोक हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो। हाइपर सेंसिटिविटी टू कंपोनेंट्स, एक पेशेंट है उसको एलर्जी है उस ड्रग से, तब भी हम नहीं देते। रीनल फेलियर की बात करें तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट को हम ये टी एक्से ट्रान एग्जामिक एसिड वाले जो ड्रग्स है, अमीनो कैप्रिक एसिड वाले जो ड्रग्स है वो कॉशियस दे रहे होते हैं, यानी देख रहे होते हैं कि भाई अम, ऐसा ना हो कि इसकी यूज़ की वजह से जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें क्लॉट की फॉर्मेशन, रीनल जो आर्टरीज वगैरह हैं वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह हो, तो इससे मज़ीद उनका केस जो है वो वर्स हो सकता है, तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इस ड्रग्स की क्या हैं? तो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, सीधी-सीधी बात है कि ये पेशेंट है ना, और पेशेंट की ये ब्लड वेसल है, ठीक है? अब ब्लड वेसल में आपने ऐसी ड्रग्स डाल दी, ऐसी ड्रग्स डाल दी जो कि क्या करती है, जो कि क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? क्लॉट की फॉर्मेशन, सही। अब अगर क्लॉट की फॉर्मेशन होगी तो अंदर क्लॉट तो बनेगा ना, जमेगा ना भैया। जब अंदर क्लॉट बनेगा और वो आर्टरीज में जाके चिपकेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। और यही थ्रोम्बस अगर यहाँ से डिसलॉज हो जाए और सर्कुलेशन में घूमे, सही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये थ्रोम्बस हो गया, और ये क्या है? एम्बोलिस, एम्बोलस फॉर्मेशन। तो हम देख रहे होते हैं उन पेशेंट में हम मतलब साइड इफेक्ट्स इसके देख रहे होते हैं कि भाई ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? थ्रोम्बोसिस हो सकता है पेशेंट को, एम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट को, हाइपोटेंशन हो सकता है, रैपिड आईवी, ठीक है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन किसी पेशेंट में हो सकता है, लोकल टिश्यू इरिटेशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं हमने याद करनी होती है, साइड इफेक्ट्स हैं, सही है ये? अच्छा जी, अच्छा जी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि एक नर्स का काम क्या है? एक नर्स का काम है कि मॉनिटर कोएगुलेशन प्रोफाइल, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम इंसान के ब्लड की जो क्लॉट होने की टाइमिंग है वो चेक कर रहे हैं कि कितने टाइम में ये क्लॉट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि भाई इंसान की एपीटीटी कितनी है, आईएनआर कितनी है,
ताकि हम पेशेंट की अच्छी तरीके से केयर कर सकें। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेस ब्लीडिंग साइट एंड वाइटल साइन रेगुलरली। जब हम ये ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे होंगे तो हमें ब्लीडिंग साइट को भी देखना होगा, हमें वाइटल साइंस को भी रेगुलरली देखना होगा, ठीक है। एडमिनिस्टर वाइटामिन के स्लोली, आईवी रैपिड इंजेक्शन का शो, ठीक है। विटामिन के आपने स्लोली इंजेक्ट करनी होगी, एडमिनिस्टर करनी होगी, क्योंकि वो शॉक आकाज करवा सकता है। एजुकेट पेशेंट टू रिपोर्ट साइंस ऑफ क्लॉटिंग, पेन, स्वेलिंग इन द लेग, चेस्ट पेन। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि अगर आपको कोई स्वेलिंग हो, पेन हो चेस्ट में या लेग में, क्योंकि क्लॉट की फॉर्मेशन वाली दवाइयाँ हम दे रहे हैं, क्या पता वो पेशेंट एमआई का पेशेंट हो, चांस हो उसको रिस्क हो, और हमने उनको ऐसे ड्रग्स दे दी जो कि क्लॉट की फॉर्मेशन को इंक्रीज करती हो, तो मे बी देयर इज अ चांस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देयर इज अ चांस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, देयर इज अ चांस ऑफ इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें सब कुछ देख के चलना होता है। 48 से इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन टू प्रिवेंट किडनी डैमेज, ठीक है। जब ये TXA वाले दवाइयाँ हम देंगे, ट्रांस एक्सामिक एसिड वाली जो ड्रग हम देंगे, उसमें हम हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा यानी पानी पेशेंट को ज़्यादा पिलाएंगे ताकि किडनी डैमेज ना हो। अच्छा जी, यूज़ एसेप्टिक टेक्निक व्हेन अप्लाइंग टॉपिकल एजेंट्स। वो एजेंट्स, वो दवाइयाँ जो कि आप डायरेक्टली स्किन या ब्लीडिंग वाली एरिया पर लगा रहे हो, उस ऐसी टेक्निक जो कि जर्म से हमें बचा सके, ऐसी टेक्निक्स या ऐसी टेक्निक जो कि जर्म्स की प्रोडक्शन या जर्म्स की जो डेवलपमेंट है वो कम से कम हो वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि वो है ब्लीडिंग एरिया है, इंजर्ड हुआ है वो टिश्यू, मे बी वहाँ चांसेस है कि कोई इंजरी, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वहाँ से अंदर जा सकता है। तो हमें बिल्कुल कॉशियसली देखनी होती है चीज़ें, साफ़ सफाई रखनी होती है, हाइजीन रखना होता है, और एसेप्टिक टेक्निक अपनानी होती है, ठीक है। सबसे पहले फीचर है, यानी हेमोस्टेटिक एजेंट, एंटीकोगुलेंट, थ्रोम्बोलाइटिक, फिब्रिनोलाइटिक, पर्पस, साइट ऑफ एक्शन, एग्जांपल, इंडिकेशन, आउटकम, मेन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक। पर्पस, हम हेमोस्टेटिक एजेंट क्यों दे रहे होते हैं? स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रमोट क्लॉट फॉर्मेशन, सीधी सी बात है। एंटीकोगुलेंट हम क्यों दे रहे होते हैं? प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, क्योंकि एंटीकोगुलेंट का मतलब ये क्या है? ऐसी चीज़ें, ऐसी क्लॉटिंग फैक्टर जो कि ऐसी क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करना ताकि वो क्लॉटिंग फॉर्मेशन में हेल्प ना कर सकें। थ्रोम्बोलाइटिक्स, फिब्रिनोलाइटिक्स यानी फिब्रिन को ख़त्म करना, फिब्रिनोलाइटिक्स फिब्रिन की ब्रेक डाउन करना, डिसॉल्व एक्जिस्टिंग क्लॉट्स, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन, इनहेंस कोओगुलेशन कास्केड, कि किस तरह कहाँ पर काम करता है और क्यों काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि क्लॉट की फॉर्मेशन होनी है। कहाँ पे काम करता है और कैसे काम करता है? इनहेंस कोएगुलेशन कास्केड, कास्केड का मतलब एक एक सीरीज चल रही होती है फिर, यानी एक एंजाइम दूसरा एंजाइम, इससे क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट इनहिबिट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स, हमने सारी बातें पिछली भी कर ली, ये सरसरी बातें हैं, बस कंपैरिजन करना है। एक्टिवेट प्लाज्मिन टू ब्रेक डाउन फिब्रिन, हमने पीछे बात की कि थ्रोम्बोलाइटिक्स या फिब्रिन की ब्रेक डाउन कैसी होती है? प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, और प्लाज्मिन जो है फिब्रिन को ख़त्म करता है, ब्रेक डाउन करता है। यही बात यहाँ पर है, एक्टिवेट प्लाज्मिन टू ब्रेक डाउन फिब्रिन, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में विटामिन के, ट्रांजामिक एसिड जो है हेमोस्टेटिक एजेंट है। एंटीकोगुलेंट में वारफेरिन, एस्पिरिन, एपोड्रोग्रिल, क्लोपिडोग्रिल, हेपारिन। थ्रोम्बोलाइटिक में एल्टिप्लेज, टीपीएस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, सही है। इंडिकेशन कब दे रहे होते हैं? ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम एंटी हेमोस्टेटिक एजेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट, डीवीटी, एमआई प्रिवेंशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, जिस पेशेंट को एमआई के चांसेस है, डीवीटी के चांसेस है, उसमें हम एंटीकोगुलेंट दे रहे होते हैं। इसी तरह थ्रोम्बोलाइटिक्स हम वो भी एमआई या स्ट्रोक पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में दे। अच्छा, इसी तरह आउटकम की अगर हम बात करें तो हेमोस्टेटिक एजेंट की आउटकम क्या होगी? क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। एंटीकोगुलेंट क्या करेगा? प्रिवेंट्स क्लॉट फॉर्मेशन कराएगा। थ्रोम्बोलाइटिक क्लॉट लाइसिस कराएगा। सीधी सीधी बात है भाई, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने खुद अपने जहन में सवार करना है इसको ना, तो फिर सवार ही रहना है। आसानी से लेके जाओ, जितना चीज़ों को सिंपल लेके चलोगे इतना ही आसानी होगी। मेन रिस्क क्या है? इसमें थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह थ्रोम्बोसिस होगा। इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, एंटीकोगुलेंट है। इसमें सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, स्पेशली इंटरक्रेनियल। मेन रिस्क कर लिए हमने, राउट, सिस्टेमिक, आईवी, पीओ और टॉपिकल। टॉपिकल भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। आईवी पर ओरल भी दे सकते हैं, और इमरजेंसी यूज में आईवी डायरेक्ट, सारी चीज़ें हैं। मैकेनिज्म, प्रोमोट्स क्लॉटिंग फैक्टर और इनहिबिट फिब्रिनोलाइसिस।
इनहिबिट थ्रोम्बिन फैक्टर XA और प्लेटलेट्स, कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन, डिसॉल्व फिब्रिन। सही है। सीधी बातें यार, ये मैंने सारी बता दी है, एक एक करके बता दी, बार बार नहीं बता सकता, ठीक है। इजी निमोनिक यहाँ पर यूनियन दी हुई, हेमोस्टेटिक वाले फॉर्मिंग क्लॉट्स, हेमोस्टेटिक हीमोस्टेसिस वाले फॉर्मिंग क्लॉट्स, हीमोस्टेटिक्स जो है हील ब्लीडिंग, ठीक है। एंटी कोओगुलेंट्स अवॉइड क्लॉट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स थ्रो क्लॉट्स अवे। बस ये सारी चीज़ें हैं। where where each drug class acts in hemostasis. Hemostasis, stage of hemostasis और ड्रग अफेक्टिंग। सबसे पहले क्या है स्टेज का, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। मैंने आपको पहले बताया, साइट ऑफ इंजरी, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, यहाँ पर गए क्लम्पिंग बना दी, ये क्या कहलाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अच्छा, एंटी कोओगुलेंट्स, या ये देखो ये इन्होंने ड्रग्स दी हुई है और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टीज है वो दी हुई। कोओगुलेशन कास्केड कौन करवाता है, एंटी कोओगुलेंट्स करवाते हैं, हेपारिन वारफेरिन। स्टेबलाइजिंग, क्लोट को स्टेबलाइज कौन करता है, हेमोस्टेटिक एजेंट। विटामिन के जो है वो आपको पता है कि क्लोटिंग फैक्टर बना रहा होता है। फिब्रिन सीलेंट जो है वो वहाँ पर जो फिब्रिन सीलेंट जो है वो डायरेक्ट अप्लाइबल टॉपिकल सोल्यूशन होता है, ठीक है, हेमोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं। ब्रेकिंग क्लोट फिब्रोलाइटिक होंगे, एल्टीप्लेज स्टेप्रोकाइनेज। अच्छा, समरी इन वन लाइन, हेमोस्टेटिक एजेंट्स फॉर्म्स क्लोट्स, एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट क्लोट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स डिस्ट्रॉय क्लोट्स। समरी हो गई। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर HGFs। अब ये क्या है कि ये नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। काम क्या करते हैं, या सिंथेटिक ड्रग्स भी हम बना रहे होते हैं, क्या स्टिमुलेट करते हैं बोन मेरो को कि भाई आपने प्रोड्यूस ब्लड सेल करना है, ठीक है। अच्छी सी मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ, इट इज़ योर बोन, कोई भी बोन है ये, ठीक है, फीमर ले लो, कोई भी ले लो। तो इसके अंदर जो ये गूदा भरा हुआ है ना, जिसको हम नली कहते हैं, दिस गूदा इज कॉल्ड बोन मेरो। अब इस बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, and stem cells are very special cell, they can differentiate themselves into various different cells, okay। यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को मुख्तलिफ सेल में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, यानी WBCs RBCs, ये सारी चीज़ें ये करवा रहा होता है भैया, सही है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सारे यहाँ से बन रहे होते हैं, सारे के सारे ब्लड सेल्स यहाँ पर बन रहे होते हैं। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसमें ये बोन मेरो काम ही नहीं कर रहा। जब ये बोन मेरो काम नहीं कर रहा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टेम सेल है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, तो ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जब ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स दे रहे होंगे जिसे हम HGFs कहते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, जो कि ऐसे ड्रग्स होंगे HGFs। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, HGFs है, सही है। ये आएंगे इन सेल के पास कि भाई जानी मसला ये है कि अब नॉर्मल जो हालत है आप स्टिमुलेट नहीं हो सकते, लेकिन आपको अब लट बन चुके हो, लेकिन अब आपको कुछ कुछ गैरत दिखानी होगी, आपको स्टिमुलेट होना होगा ताकि कुछ ना कुछ सेल की प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो HGF क्या काम करते हैं, इसके पास आते हैं, इसको बताते हैं कि भाई आप स्टिमुलेट हों ताकि RBC या WBC इनकी प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। इसका काम सीधा सीधा ये होता है। यहाँ पे भी नहीं बताया, that stimulate bone marrow to produce blood cells including red blood cells, white blood cells and platelets. They are essential in the treatment of anemia, neutropenia and thrombocytopenia, especially in patients undergoing chemotherapy, radiation therapy और bone marrow failure. अच्छा, इसका काम एक और मैंने चीज़ आपको बतानी थी कि पीनिया या ईनिया, ये जहाँ पे आता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ की कमी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर न्यूट्रोपीनिया यानी न्यूट्रोफिल्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी, सही है। अब ये जो दवाइयाँ हैं
ये जो ड्रग्स हैं उन पेशेंट को ज़्यादातर दी जाती है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, एनीमिया, आरबीसी की कमी हो, न्यूट्रोपिनिया यानी न्यूट्रोफिल्स की कमी हो, स्पेशली इन पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। वो पेशेंट जो कीमोथेरेपी से अंडरगो हो रहे हो क्योंकि वहाँ पर उसकी वजह से, उसके साइड इफेक्ट की वजह से, कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट की वजह से बोन मेरो पे असर पड़ रहा होता है, और रेडिएशन थेरेपी की वजह से और बोन मेरो फेलियर की वजह से जो सेल नहीं बन रहे होते हैं, तो हम हेमाटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स दे रहे होते हैं ताकि जो ब्लड सेल्स हैं वो बन सकें। टाइप्स एंड देयर फंक्शंस। ग्रोथ फैक्टर क्लास, ड्रग एग्जांपल, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले है एरिथ्रोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स। नाम से जाहिर है एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होगी इसमें, सीधी सीधी बात है। ड्रग कौन कौन सी है? इपोएटिन अल्फा, ठीक है, डार्बीपोएटिन अल्फा क्या काम करती है? आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज, कैंसर थेरेपी। किडनी डिजीज में हम किडनी डिजीज वाले पेशेंट में क्यों, आप खुद से सवाल करें, किडनी डिजीज वाले पेशेंट में क्यों? इसलिए क्योंकि किडनी जो है हमारी एक किस्म का हार्मोन पैदा कर रही होती है, एक किस्म का, जो कि डायरेक्टली एक्ट करती है बोन मेरो पर कि आप ब्लड सेल बनाएं, एरिथ्रोपोएटिन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब एरिथ्रोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स हम दे रहे होते हैं ताकि वो स्टिमुलेट हों और आरबीसी की प्रोडक्शन हो। दूसरी क्लास क्या है, दूसरा ड्रग क्या है? माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से आता है? फिल्ग्रास्टिन, जीसीएसएफ और पेगफिल्ग्रास्टिन, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। कब कब हम ये दे रहे होते हैं? यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स की कमी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, अपनी अब नया नया बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो अभी तक सेल प्रोडक्शन नहीं हुई है, तब भी हम ये चीज़ें दे रहे होते हैं ताकि वो सेल की प्रोडक्शन हो सके और इंसानी जिस्म जो है वो नॉर्मल काम कर सके। ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर, जीएमसीएसएफ शॉर्ट फॉर्म। इसमें ड्रग की एग्जांपल है सारग्रामोस्टिम, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स इसमें बन रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस में बन रहे होते हैं, कॉलोनी बन रही होती है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स क्या है? एक किस्म का न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों क्या है? एक किस्म के मैक्रोफेजेस हैं, या एक किस्म के, हाँ बस मैक्रोफेजेस के, सही, फेगोसाइट है ये। और एजिनोफिल जो है वो आपके ग्रेन्युलोसाइट में आता है, तो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। बोन मेरो रिकवरी आफ्टर ट्रांसप्लांट तब दे रहे होते हैं जब किसी पेशेंट को आपने बोन मेरो की ट्रांसप्लांट करवा दी, अब उसको रिकवर करने में हम हेल्प करते हैं ताकि ये चीज़ें दें, ऐसे ड्रग्स दें जो कि ये सारी चीज़ें पैदा करें, ठीक है। थ्रोम्बोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स, इसमें ये है ओप्रेलेविकिन, IL-11, रोमिप्लोस्टिन, एल एल्ट्रोमोबोपेक। अब प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है इसकी, लेकिन आप गुजारा करें। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मतलब ही क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस सॉरी, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहाँ से निकला है? इसके प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स यानी यहाँ पर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट में हम दे रहे होते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात अगर करें तो दीज एजेंट्स बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। मैंने आपको पहले बताया कि स्टेम सेल क्या है, बोन मेरो में पाए जाते हैं। ये एजेंट बाइंड करते हैं उस रिसेप्टर पर जहाँ पर स्टेम सेल मौजूद होंगे इन द बोन मेरो, स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि ये एक सेल है, ठीक है, आगे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलोनी बना गई, फैल गए, इसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। डिफरेंशिएशन, वो सेल डिफरेंशिएट करें। डब्ल्यूबीसीज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, इसके अलावा लेफोसाइट, सारी चीज़ें हैं ना, आरबीसीज। तो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? यही करवा रहा होता है, स्टेम सेल करवा रहा होता है। मैच्योरेशन, हर जगह पर अपनी अपनी उनकी मैच्योरेशन होती है, जैसे कि बिलियन सेल बोन मेरो के अंदर ही मैच्योर हो रहा होता है। टी लिम्फोसाइट थाइमोसिन करवा रहा होता है, थाइमस ग्लैंड करवा रहा होता है थाइमोसिन के जरिए। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज ब्लड सेल प्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। इंडिकेशन कब कब हम देंगे? कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को, क्योंकि उसकी वजह से सप्रेशन हो गई होगी ब्लड सेल की, तब हम देते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में
हम दे रहे होते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को हमेशा एनीमिया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो एरिथ्रोपोइटिन है वो बन नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से आरबीसी नहीं बनेगी और अनीमिया का शिकार वो होगा। एचआईवी एसोसिएटेड अनीमिया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, अभी नया नया ताज़ा ताज़ा बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो प्रोडक्शन नहीं करवा रहा, तो हम इंजन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा धक्का देंगे, ये दवाइयाँ देंगे। एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शंस, न्यूट्रोपीनिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि भाई एप्लास्टिक एनीमिया ऐसी एनीमिया जिसमें बोन मेरो जो है वो फेल हो जाता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में, तो इस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ऐसी एनीमिया को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। इसी तरह ड्रग क्लास, एरिथ्रोपोइटिन एपोइटिन अल्फा, ये क्या काम करता है? एरिथ्रोपोइटिन जो है, हमें पता है कि आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो आरबीसी की प्रोडक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस ड्रग से? हाइपरटेंशन, ब्लड थिक होगा, आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ब्लड थिक होगा तो हाइपरटेंशन के चांसेस है। इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, ब्लड थिक होगा तो लाजमी सी बात है थ्रोम्बोसिस के चांसेस है। हेडेक होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपरटेंशन है तो हेडेक लाजमी होगा। फिल्ग्रास्टिम, फिल्ग्रास्टिम क्या काम करते हैं? हमने पीछे पढ़ा कि फिल्ग्रास्टिम न्यूट्रोफिल्स, मेरे ख्याल से वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। एक बार और भी देख लेंगे जी, न्यूट्रोफिल्स ही इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इस दौरान में बोन पेन होगा, स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीन का बड़ा होना, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। फीवर का होना, ओप्रेलेवेंकिन IL-11, फ्लूइड रिटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, इंक्रीज हार्ट रेट, आइट्रल अरिथमियाज होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ ली। अब आगे जाते हैं, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्स की? तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिसको एडमिनिस्टर करने से पहले हमें क्या करनी चाहिए? चेक करनी चाहिए, चेक बेसलाइन सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। मॉनिटर हीमोग्लोबिन, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स लेवल, क्योंकि वो मॉनिटर करने होते हैं, उसके बाद देने होंगे ना। वैसे नहीं कि आप प्लेटलेट्स आपके एक सर्टेन अमाउंट पे हैं, नॉर्मल है, और आपने मजीद प्लेटलेट्स स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स दे दिए और प्लेटलेट्स बन रहे, तो ये भी नुकसानदा हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। ड्यूरिंग थेरेपी मॉनिटर फॉर थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट काउंट इंप्रूवमेंट, ये भी देखनी होती है। एजुकेट पेशेंट अबाउट सेल्फ इंजेक्शन, सम आर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो पेशेंट है उनको एजुकेट करो कि भाई आप खुद को भी ये इंजेक्शन किस तरह लगा सकते हो। मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन, हिपोटिन अल्फा जो है ये हाइपरटेंशन काज करते हैं, क्योंकि आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आरबीसी प्रोडक्शन क्या करती है? ब्लड थिक करती है और वो हाइपरटेंशन का सबब बनती है। असिस्ट फॉर बोन पेन, फिल्ग्रास्टिम में बोन पेन को ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं वहाँ से बोन मेरो में। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि बोन पेन तो नहीं हो रहा मरीज़ को। मेगेव एनाल्जेसिक, ऐसी दवाई जो कि दर्द को कम करें। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, डू नॉट यूज़ एरिथ्रोपोइटिन इफ एचबी इज एक्सीडेड फ्रॉम 11 ग्राम पर DL, ठीक है। रिस्क ऑफ स्ट्रोक MI ज़्यादा हो सकता है। डू नॉट शेक वाइल इट कैन डिस्ट्रॉय प्रोटीन स्ट्रक्चर। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी पेशेंट को अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वगैरह हो सकता है या हो रहा है, ये आप साइन देखो कि भाई उसको हुआ तो नहीं है या उसके चांसेस तो नहीं है, तो उसके बाद ये ड्रग्स आपने नहीं लेनी थी। अब निमोनिक्स यहाँ पर दी हुई इन्होंने कि हर एक ड्रग्स को किस तरह याद रखें। एपोइटिन अल्फा में इन्होंने EPO दिया हुआ है, E4 एपोइटिन अल्फा, P4 प्रमोट आरबीसी, O4 ओवरकम एनीमिया। एनीमिया की ओवरकम करने के लिए हम एपोइटिन अल्फा देते हैं ताकि आरबीसी की प्रोडक्शन हो सके, सही है। इसी तरह WBC स्टिमुलेशन के लिए फिल्ग्रास्टिम में इन्होंने फिलअप्स को क्या करवाया कि फिलअप्स न्यूट्रोफिल्स, फिल्ग्रास्टिम हम तब दे रहे होते हैं ताकि हम न्यूट्रोफिल की कमी को फिलअप कर सकें। ग्रास्टिम मतलब ग्रेनुलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल में ग्रेनुलोसाइट ही आता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के लिए ओप्रेलेवेकिन, इसमें से ये पी हटा के यहाँ पर प्लेटलेट्स से मिला दो ताकि भाई हमें याद रहे कि ये ऐसी ड्रग है जो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करवाने में मदद देती है। अच्छा भाई, एंड चल रहा है यहाँ का, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल यूज़ में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CKD एनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज़,
वाली एनीमिया जो है उसमें एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज़ होता है क्योंकि पैदा नहीं हो रहा होता है, इस वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन कम होती है, तो हम कौन-सी ड्रग देते हैं? पोएटिन अल्फ़ा। कैंसर कीमो न्यूट्रोफिलिया ऐसी रेडिएशन या ऐसी थेरेपी कीमोथेरेपी जिसमें न्यूट्रोफिल्स की कमी हो, तब हम कौन-सी ड्रग देते हैं? फिल्ग्रास्टिन, ताकि फ़िल अप हो क्या? न्यूट्रोफिल। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम सारग्रामोस्टिन दे रहे होते हैं, ताकि अ, सेल की प्रोडक्शन जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो हो सके, ताकि वो इंजन स्टार्ट हो और बोन मैरो का कि वो अपनी खुद की प्रोडक्शन करवा सके बगैर स्टिमुलेट हुए ड्रग से। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी में हम ओप्रालेवेकिन और एल्ट्रोम्बोपेग ये ड्रग दे रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो है ये सीधी-सी समरी दी हुई है कि हेमेटोनिक्स क्या करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमने सारी एक-एक चीज़ हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ी हुई है, तो आप ये खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी खुद निमोनिक्स है, ये भी आप खुद पढ़ लेना। समरी इन वन लाइन, हेमेटोनिक्स, वेल ब्लड, एंटीकोगुलेंट्स, prevent clot formation, antiplatelets, prevent platelet segregation, thrombolytics, breakdown, um, foam clots, hemostatic agents, stop active bleeding, hematopoietic growth factors, stimulate bone marrow to increase cell production. सारी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा जो है हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर वाले जो ड्रग्स हैं वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर आगे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो